इसके पहले वाली कक्षा में हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी पर चर्चा की थी। उस कहानी के कुछ विशेष गुणों पर भी हमने बात की थी, जैसे कि शिल्प की नवीनता, वातावरण की सृष्टि, भाषा की प्रौढ़ता, चरित्र चित्रण की पूर्णता, पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक जो कि इस कहानी में सबसे पहले बार उस समय प्रयोग हुआ था, खंडों में इसका प्रस्तुतिकरण, कौतूहल जो कहानी का प्राण तत्व था, कहानी में फंतासी और दृश्य बिंबात्मकता, रोमांटिक भावबोध की कहानी, यथार्थपरक वर्णन। आज हम इसके आगे उसने कहा था कहानी की कुछ और विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। आज भी बीबीसी के सर्वेक्षण के अनुसार जब इस कहानी को 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है, तब भी हिंदी की 10 कथाओं में इस कहानी को शामिल किया जाता है और आज भी इस कहानी पर उतनी ही गंभीरता से चर्चा और बातचीत की जाती है। उसने कहा था कहानी में वह गुण है जिसने इसको अमर बनाया कि इस कहानी को बार बार पढ़ने पर मन में ये सवाल उठता है कि कुछ पीछे छूट गया है, फिर से इसे पढ़ा जाए और फिर जब इसे दोबारा पढ़ा जाता है तो इसके कुछ नए अर्थ और नए संदर्भ हर बार खुलते हैं और नया कुछ समझने और नया कुछ जानने को मिलता है। इसी के कारण उसने कहा था इस कसौटी पर खरी उतरती है। इस कहानी में उच्च प्रेम कहानी का प्रधान तत्व बताया गया है कि किस प्रकार लहना सिंह ने सूबेदारनी के केवल कहने मात्र से ही अपना सर्वस्व जीवन उसके लिए न्योछावर कर दिया, और जबकि उसे ये पता भी नहीं था कि सूबेदारनी के मन में उसके प्रति प्रेम है भी या नहीं। वह तो बचपन का प्रेम था, बाल्यावस्था का प्रेम था, जिसमें वह 12 वर्ष का और वह 8 वर्ष की लड़की थी। 25 वर्ष पहले की बात थी वह। और जब वह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है और सूबेदारनी से मिलता है, परंतु सूबेदारनी से मिलने के पश्चात जब वह उससे आंचल पसार कर दुहाई मांगती है, अपने पति और पुत्र की जीवन दान मांगती है और उससे कहती है कि जिस प्रकार तुमने घोड़े की लातें खाकर मेरी जीवन की रक्षा की थी, आज मैं तुमसे फिर अपना आंचल पसार कर अपने पुत्र और अपने पति की रक्षा करने की वो उसके सामने दुहाई करती है और उससे मदद मांगती है। तो लहना सिंह, जिसको पता ही नहीं था कि सूबेदारनी के मन में प्रेम था या नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लहना सूबेदारनी के मन में भी वह बात थी। इसलिए ये उच्च प्रेम को दर्शाती हुई कहानी है जो कि इस कहानी में दिखाया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना और अपनी जान की बाजी लगाकर भी, अब सवाल यह उठता है कि कोई किसी से कुछ ऐसे ही तो नहीं मांग लेता, बिना किसी पे विश्वास किए, बिना किसी के भरोसा किए हुए रिश्ते और संबंध में ऐसी बात कहाँ होती है। परंतु जहाँ सच्चा प्रेम होता है, सात्विक प्रेम होता है, वहाँ पर ऐसी बातें हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें उच्च प्रेम का प्रधान तत्व है। त्याग और बलिदान की कहानी है। त्याग उसने अपने प्रेम का किया। सूबेदारनी ने अपने पति, अपने बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए वह अपने पति के सामने अपनी सामाजिक मर्यादाओं के कारण अपने प्रेम को कभी भी जाहिर नहीं कर पाई और उसने अपने प्रेम का त्याग किया। हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ सूबेदारनी थोड़ी सी स्वार्थी बन गई कि उसने लहना सिंह के बारे में नहीं सोचा, परंतु वे क्या करती, लोक लाज के कारण उसने भी अपने प्रेम का त्याग किया और लहना सिंह ने तो किया ही है। तो लहना सिंह ने अपने प्रेम को बलिदान किया, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रेम के प्रति भी, देश प्रेम को भी दिखाया उसने और अपने प्रेम को भी उसमें दिखाया। तो साहचर्य जो था उसका, उसके साथ मिलकर के इन दोनों ने अपने त्याग और बलिदान से इस कहानी को पूरी तरीके से
अमर बना दिया। अमृतसर की गलियों से निकलकर कहानी युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगाती है और उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखी गई ये कहानी बहुत सारे पीछे प्रश्न छोड़ जाती है। कितनी सारी बातें लैला सिंह जब युद्ध के मैदान में होता है तब वहाँ करता है, और इसी बातों को गुलेरी जी ने अपने आंचलिकता का पुट दे करके अपनी भाषा के माध्यम से उन्होंने बहुत उसे सरल और सहज बना दिया था। जैसा कि कहानी के प्रारंभिक भाग में हम देखते हैं कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, बाछा पीछे हटो, इस प्रकार के जो ग्रामीण शब्दों का उन्होंने सरल और सहज रूप में जो प्रयोग किया है, वहाँ आंचलिकता का गहरा पुट हमें नजर आता है। अमृतसर की गलियों में इक्के वालों की मरहम लगाने वाली जो मीठी बोली है, और जिसे रास्ते में आने वाली बुढ़िया को हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए जैसे बोल करके, और उन शब्दों को ऐसा बना दिया उन्होंने, उसके माध्यम से सजीव कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई पूरा का पूरा सिनेमाई दृश्य हमारे सामने उन्होंने खड़ा कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने मूल स्थान कांगड़ा का जो परिवेश था उनका, और उनकी जो संवाद थे वो खुल करके हमारे सामने आते हैं। इसके अंदर पंजाब के गाँव का चित्रण भी उन्होंने भली भांति बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की बहुत भरपूर उसमें कोशिश की है। इसी प्रकार नगरकोट का जलजला, यानी जो भूकंप, जलजला का मतलब भूकंप, आम के पेड़ का जो परिवेश, उन्होंने बार बार उस आम के पेड़ का जिक्र यहाँ पर किया है। कुड़माई शब्द है, लाड़ी होरा, साफा, दिया सलाई, मांझा, ओबरी जैसे कई शब्दों का उन्होंने यहाँ पर कांगड़ा जनपद की याद दिलाने वाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में बहुत स्थानों पर सूक्त वाक्यों का भी प्रयोग किया है, और गुलेरी जी ने इस प्रकार आंचलिकता का गहरा पुट उनकी कहानी में मिलता है। प्लॉटनिक प्रेम की ये कहानी है। युद्ध और प्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण इस कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। गतिशील शैली है इसमें, क्रियाशील संवाद है, जिसके कारण आज भी ये कहानी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, युद्ध और प्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण इस कहानी में दिखाया गया। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या ये युद्ध विरोधी कहानी है, कि इसमें युद्ध की भयावह स्थितियों को बहुत ही सहजता से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। युद्ध के विरोध में कोई भी बात इसमें नहीं कही गई है, किंतु लगातार युद्ध की मना स्थिति में जीना किस कदर भयावह है, यही भयावहता स्मृतियों के लिए एक जरूरी खिड़की खोलती है। और सबसे भयावह स्थितियों के बीच सबसे कोमल स्मृतियां ही जिंदगी को जीने लायक बना सकती हैं, जो कि और वहीं से ये उदात्तता भी आती है कि कोई मरने और मारने के और भयावह रूप से निर्णायक क्षणों में भी किसी और के लिए अपने आप को कैसे होम कर देता है, अपने जीवन को कैसे समाप्त कर देता है। तो उस युद्ध की भयावहता के अंदर एक कोमल स्मृति जो लैला सिंह के मन में थी कि उसने कहा था, यानी कि सूबेदारनी ने कहा था, वह स्मृति ही उसे उस युद्ध में हमेशा ये याद दिलाती रहती है कि उसे सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करनी है। और ये कोमल स्मृति ही, और इसके साथ ही साथ सूबेदारनी के बचपन के वो जो बालपन था, उन दोनों का जो लड़कपन था, वह स्मृतियाँ उसे रह रह करके फिर से याद आती रहती हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि युद्ध को लेकर के हिंदी में आज भी नहीं के बराबर कहानियाँ उपलब्ध हैं, जबकि आज़ादी के बाद का ही समय लें तो भी जाने अनजाने में कई सारे युद्धों का सक्रिय हिस्सा रहे हैं। हम लोग कई युद्धों का सक्रिय हिस्सा रहे हैं।
इस कहानी के अंतर्गत जो युद्ध आया है वह इसलिए भी खास है क्योंकि वह जिस धरती पर लड़ा जा रहा था वह धरती राष्ट्र या वतन की किसी भी परिभाषा के तहत लड़ने वालों की नहीं है। जिनसे लड़ा जा रहा है वह शत्रु भी अपने नहीं है। यही नहीं, अगर वे युद्ध जीत भी जाते हैं तो भी वह धरती उनकी नहीं होगी, क्योंकि वे वतन के लिए, आज़ादी के लिए नहीं बल्कि किसी स्वामी के लिए, दूसरे के लिए लड़ रहे थे। जो कि कहानी, जो कि ये सब ब्रिटेन भी है, जिसके बावजूद भी वे मर रहे हैं और मार रहे हैं, जबकि उन्हें वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, परंतु ये भी उनकी स्वामी भक्ति है। और इस युद्ध की सबसे भयानक जो परिणति है कि जहाँ हम अपने ही जैसे परिवार अपने ही जैसे कुछ दूसरे लोगों को मार करके वहाँ वीर बन जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, जिनके बारे में ना तो मारने वाला जानता है और ना जो उनसे लड़ रहा है वह जानता है, ना उनका नाम पता वो मारने वाले जानते हैं, ना उनकी वे भाषा को जानते हैं। फिर भी वे तथाकथित शत्रु भी हमारे बारे में कुछ भी ना जानते हुए फिर भी एक सैनिक के रूप में हम मार भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो अब दोनों ही स्थितियों में कुछ चमकीले विशेषणों से सुशोभित होते हैं। युद्ध जो है वो इंसानी समाज की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है, और फिर भी हम इससे निकलने का कोई सही रास्ता आज तक नहीं ढूंढ पाए कि जिससे दुनिया को शांति मिले, बल्कि इससे ज़्यादा और लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। लड़ाइयों के लिए लोग लड़े जा रहे हैं और इससे अधिक लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, लोगों में वैमनस्य बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, शांति के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो उसने कहा था हमें इसलिए भी बार बार अपनी तरफ खींचती है कि युद्ध के बरकस बल्कि युद्ध के बीच प्रेम की संभावनाओं की खोज करती है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके इसी प्रेम वाले पक्ष पर जोर देते हुए लिखा है कि उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये है इस कहानी का कथानक, ये है इस कहानी की विशेषता कि पात्रों को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कहानी और वह दृश्य उन्होंने इस तरह से रचित किए हैं, इस तरह से रचे हैं कि वे अपने आप बोल रहे हैं। और ज़्यादातर कालजयी कहानियाँ पहली नज़र में अविश्वसनीय क्यों लगती हैं? उसने कहा था भी, इसका अपवाद नहीं है। लैला सिंह अपना जीवन बलिदान कर देता है, क्यों? देखा जाए तो सूबेदार ने और लैला सिंह के बीच ऐसा क्या था? कुछ भी तो नहीं, जिसकी बिना पर लैला सिंह के आत्म बलिदान का मर्म समझा जा सके। और तब तक अविश्वसनीय ही लगता है जब तक कि हम इस बलिदान की पृष्ठभूमि में चल रहे युद्ध की तरफ नहीं देखते हैं। तब हमें समझ में आता है कि युद्ध की अतिरेकी स्थिति के बीच हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते हैं? हिंसा और भयावह रक्तपात के बीच ऐसा क्या है जिसकी कमी हमें सबसे ज़्यादा खलेगी? या कि वे कौन सा एहसास है जो हमें इन सब के बीच भी जानवर नहीं बनने देगा? हम तब भी मनुष्य बने रहेंगे। और इन सब का जवाब एक ही है, भले ही ये किसी से भी हो, किसी भी तरीके का हो, और उसके बाद बड़े से बड़ा बलिदान भी सहज प्रेम जैसा लगता है। क्या इसीलिए दुनिया की कुछ सबसे शानदार प्रेम कहानियों की पृष्ठभूमि में हथियारों का बहरा कर देने वाला
शोर गूंजता रहता है, जिसे चीर कर ये कहानियाँ बाहर आती हैं। तो ऐसा ही उसने कहा था में भी है। जब सूबेदार और बोधा सिंह गाड़ी में बैठकर चल देते हैं और लहना सिंह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तो उस पर स्मृतियां इतनी हमलावर क्यों होती हैं? नहीं, स्मृतियां पहले से ही हमलावर हैं उस पर नहीं तो वह अपना बलिदान ही क्यों देता? या कि सूबेदार की जगह क्या वह गाड़ी में बैठकर नहीं चला जाता, या कि साथ में ही चला जाता? पर इसमें से उसने कुछ भी नहीं किया। ना तो वह सूबेदार के साथ गया, ना वह सूबेदार की जगह गाड़ी में बैठकर गया। उसने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मौत को चुना। क्यों? और इस उत्तर का आखिर, और इस क्यों का उत्तर आखिर कहाँ है? प्रेम में या युद्ध में? क्या वह अपनी जिंदगी के बारे में किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंच चुका है? और अगर ऐसा है भी तो ये कहानी हमें अपनी सी क्यों लगती है? हम आज भी इसे पढ़ते हुए कुछ अभूत सा क्यों महसूस करते हैं, जबकि न जाने कितनी प्रेम कहानियाँ हमारे आसपास के वातावरण में हम देखेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ हमें तैरती हुई मिलेंगी, और हमें उस तरह से वे कहानियाँ हृदय तक नहीं छू पाती हैं, जबकि ये कहानी लोक कथाओं की तरह हमारी चेतना में जज्ब होकर एक नया रूप लेती रहती है। सोचने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आज हम पल प्रति पल युद्ध की ही अतिरेकी मानसिकता में जी रहे हैं। विज्ञान के तमाम चिकित्सा चमत्कारों के बाद भी जिंदगी के बारे में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। हम देखते हैं कि हर साल लाखों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं के चलते ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे ही मरने के न जाने कितने तरीके समय ने ईजाद कर दिए हैं। आज भी आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान में अभी जो समस्या चल रही है, कोरोना की जो बड़ी महामारी फैली हुई है, इतने सारे चिकित्सा चमत्कारों के बाद भी आज हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो तकनीकी चमत्कारों ने बाहर की दुनिया को जितना भरा है, हमारा भीतर उसी अनुपात में खाली होता गया है। बाहर जितना शोर है, भीतर उतना ही अपरिचय और अलगाव है। इसके बावजूद बाहर की दुनिया में परिचय का शोर इतना ज़्यादा है कि छोटी छोटी चीज़ें अनकही ही रह जाती हैं, हमारे मन में ही दबी रह जाती हैं, हम कह ही नहीं पाते। और कई बार पिछड़ी संवेदना करार दे दी जाती है, तो कई बार बाहर की शोर के बरकस उनका कहा जाना खुद ब खुद एब्सर्ड में बदल जाता है। अब हम एब्सर्ड स्थितियाँ कहानी में लौटें तो वहाँ भी शोर है, भयावह शोर है, छल कपट है, एब्सर्ड स्थितियाँ हैं कि जो लोग एक दूसरे को मार और मर रहे हैं, वे एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बावजूद भी वे मनुष्य हैं, रोबोट नहीं। कि लहना सिंह 25 वर्ष बाद भी सूबेदारनी से मिलता है, तब पता नहीं सूबेदारनी ने उसे कैसे पहचाना। ये प्रश्न भी मेरे मन में हमेशा आता है कि सूबेदारनी ने जब बचपन में उसे देखा था, उसका नाम भी वो नहीं जानती थी, तब भी सूबेदारनी ने उसे कैसे पहचान लिया। और पहचान लिया तो ठीक है, परंतु उन दोनों में ऐसा क्या आकर्षण था जिसकी वजह से लहना सिंह ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया? परंतु क्योंकि उसमें कुछ संभावना उसे नजर आ रही थी। तो ऐसे में ही कि सूबेदारनी की धुंधली सी याद लहना सिंह में गहरे तक बैठी हुई थी और उसे मनुष्य बनाए रखती है। और वह इतनी बड़ी बात कि इसके लिए तो कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहा। उसने अपने आप की परवाह न करके सूबेदारनी के बेटे और पति की हमेशा रक्षा की और अपने लिए मौत को वह हर बार चुनता रहा। परिवार के बारे में बेहोशी की हालत में भी सोचते रहता वह
अपने घर और परिवार के बारे में सोचता रहता, क्या एक बार ही सही उसे उन जर्मन सैनिकों की भी याद आई होगी जिन्हें थोड़ी देर पहले उसने मौत के घाट उतार दिया था? उसने उस जर्मन सैनिक के बारे में कुछ सोचा होगा जिसकी गोली उसका प्राण ले रही थी। कहानी ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे मन में छोड़ जाती है। उन जर्मन सैनिकों से उसका क्या बैर था? कोई बैर नहीं था। वे जानते भी नहीं थे आपस में दूसरे को, और वे उनके अपने देश की उसके लिए भी नहीं लड़ रहे थे, परंतु फिर भी वे लड़ रहे थे। तो इसके बाद कहानी फिर से पाठकों की तरफ लौटती है। मुझे ये कहानी इसलिए भी प्रिय है कि ये कहानी हमें बहुत भीतर तक छू जाती है। इसकी लोकप्रियता और चिर समकालीनता के कारणों में से एक ये भी विशेष गुण है इसमें कि ये लैला सिंह के हमें बहुत करीब ले जाती है, जिसे हम कई बार भूल चुके होते हैं, परंतु फिर भी ये बार बार लैला सिंह सूबेदारनी से मिलने के पहले, और जिस प्रकार सूबेदार लैला सिंह अपने बचपन का वह पहला आकर्षण एक बार को भूल जाता है, लेकिन फिर से वह उस आकर्षण को याद करता है, उसे स्मृतियों में जिंदा रखता है, उसी प्रकार ये कहानी हमारे हृदय के अंदर भी कुछ इसी प्रकार का आकर्षण हमेशा बनाए रखती है। फिर भी इस कहानी की गतिशीलता और क्रियाशीलता, संवादों के कारण ये कहानी बहुत कुछ कह जाती है। युद्ध भूमि में लैला सिंह जब वह उसकी गोली लग जाती है और भाई कीरत सिंह की गोदी में सिर रखकर आम के पेड़ के नीचे उसकी अंतिम सांसें लेने की जो इच्छा होती है वह तो पूरी नहीं हो पाती है, परंतु यहाँ वजीरा सिंह जो है उसके साथ लगातार बने हैं, उसकी गोदी में उन्होंने अपना सिर रखा हुआ है, और इस प्रकार लैला सिंह अपने अंतिम स्मृतियों में खोए हुए हैं। उसने कहा था, शीर्षक पर भी काफ़ी कुछ चर्चा हुई है। इस शीर्षक में एक चुंबकीय आकर्षण है। उसने कहा था, में जो जिज्ञासा भाव है वह कम कथा शीर्षकों में है। किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, एक साथ व्यक्ति, विषय, स्थान, सब कुछ। इस कहानी के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। शीर्षक के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु फिर भी कई आलोचकों को, कई लोगों को उसने कहा था मैं ये एक भूतकाल की क्रिया है, जबकि उसने कहा है मैं ये वर्तमान काल की सहायक क्रिया है। तो कहानी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो फ्लैशबैक में चलता है, अतः भूतकाल का सहायक क्रिया है नहीं था, तो ज़्यादा उपयुक्त ठहरता है की जगह। अतः उसने कहा था विषय वस्तु, कहानी संयोजन तथा व्याकरण की दृष्टि से युक्ति सम्मत, बिल्कुल ये उचित शीर्षक ठहरता है। कहानी में संभावना भी है और आकस्मिकता भी है। कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, जो कि आपको मैंने इस कहानी के भाग 1 में भी बताया था कि कहानी में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत, और ये प्रेम कहानी भी है और युद्ध विरोधी कहानी भी है। जीवन रक्षा और प्राण रक्षा कहानी का मूल स्वर है। ये कहानी जीवन के मानवीय संवेदना, कर्तव्यनिष्ठा, प्रेम और घर के पक्ष की कहानी है। कहानी की मूल संवेदना उसके शीर्षक में ही छुपी हुई है, और किसी रचना के भीतर वर्तमान की परिवेश की अर्थ छाया अवश्य रहती है। और ये कहानी तो औपनिवेशिक काल की है, जहां ब्रिटिश हुकूमत भारत में कायम है, और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 तक चलता है
ये कहानी भी 1915 में लिखी गई है। तो गांव, शहर और आखिर में लड़ाई का मैदान कहानी का अंतिम पड़ाव बनता है। प्रेम की परिणति युद्ध में जाकर समाप्त हो, यह बात कुछ अच्छी तो नहीं लगती, पर क्या दोनों के दिल में सिर्फ और सिर्फ सात्विक चाहत मात्र थी, जो कि इस कहानी से जाहिर होता है। आखिर सूबेदार ने लहना के लिए क्या त्याग किया, जिसके आधार पर वह बदले में अपने प्राण गंवाकर सूबेदारनी के वचन की रक्षा करता है। ऐसा लगता है कि सूबेदार ने भी जरूर उससे कुछ कहा होगा, परंतु जब कहानी फ्लैशबैक में चलती है, प्रेम सम परिस्थिति में प्रकट होता ही है, कभी कभी विषम हालात में भी प्रकट होता है। जैसा कि आपने अगर बॉर्डर फिल्म देखी हो, तो उसमें जिस समय एक तरफ तोपों की गड़गड़ाहट होती है, गोलियां चल रही होती हैं, तभी अचानक संगीत बजता है और वो गीत हमारे सामने बजता है कि लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे। उसी तरह घायल लहना को भी युद्ध भूमि में रह रहकर सूबेदारनी की वह बात याद आती है, जिसमें उसने लहना के समक्ष आंचल पसार कर अपने पुत्र एवं पति की रक्षा की भीख मांगती है। और ये कोई नई चीज नहीं है। महाभारत के युद्ध में कुंती ने भी कर्ण से अर्जुन की सलामती की भीख मांगी थी, क्योंकि वे जानती थी कि उसके पास कवच और कुंडल हैं और उनके चलते अर्जुन कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तो ये कहानी त्यागी स्त्रियों पर प्रश्न उठाती है और पुरुष वर्चस्व को भी स्थापित करती है कि त्याग सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, जैसा कि इस कहानी में लहना ने किया। सभी ने मांगा अपने अंतिम समय में, जब किसी को भय लगा कि आज मेरे पुत्रों की मृत्यु होने वाली है तो या कल मृत्यु होने वाली है, तो वह भयभीत हो जाती है और जो उसका बहुत, जिस पर उसे विश्वास होता है, जिस पर उसे भरोसा होता है, उसके पास वह आंचल फैला करके मांगने के लिए चली जाती है। तो गुलेरी जी का एक वक्तव्य काफी ध्यान देने योग्य है कि कितने ही गरीबों का इतिहास ऐसी चित्र घटनाओं की धूप और छाया से भरा हुआ है, पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृग तृष्णा में चमत्कार ढूंढते हैं। और यहाँ टिप्पणी कहानी के परिप्रेक्ष्य में ही मैंने बताई है आपको कि कहानी में फैंटेसी तथा दृश्य बिंबात्मकता का भी बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रयोग किया गया है। आप देखिए कि लड़ाई के मैदान में जो बिंब सजीव बन पड़ा है वो कैसा है। आप कहानी जब पढ़ेंगे तब उसमें देखिएगा कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नाम सार्थक होता है। और ऐसी हवा चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेश आचार्य कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि की जो मिट्टी है वो मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह के सारे हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को वह सराह रहा था कि किस प्रकार उसने लहना सिंह का जो IQ था उस समय, उसने अपनी प्रत्युत्पन्न मति से तुरंत किस प्रकार से वह जो नकली वे जर्मन वेश धारण करके जो पलटन साहब आए थे उनको किस तरीके से उसने पहचान लिया था और उसकी बुद्धि की वह सराहना कर रहा था और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज हम सारे के सारे मारे जाते। कहानी में फिल्म की दृश्य की तरह एक पड़ाव आता है जहां पर कुछ ठहराव है। उसके पश्चात कहानी से फिर आगे बढ़ती है, जैसे कि लड़का और लड़की के मिलन का जो अवसर है। प्रथम दृश्य में हम देखते हैं कि लड़का और लड़की के मिलन के एकाएक बाद दोनों को युवा अवस्था में सीधा दिखाना, कहीं घटना फ्लैशबैक में चलती रहती है। कहानी में कौतूहलता है। अगर इस तत्व को हम कहानी से निकाल दें तो कहानी बिल्कुल सारहीन हो जाएगी। कैसे कि अमृतसर के बाजार में लड़का लड़की का जो मिलन होता है
वह क्षणिक होता है। पाठक यहाँ कल्पना भी करता है कि क्या वे दोनों पुनः मिल पाएंगे, मिल सकेंगे, या इस मिलन के पश्चात अब क्या होगा। तो घटना दर घटना जो है वह हमारे अंदर एक उत्सुकता बराबर बनी रहती है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। परंतु तो इस प्रकार कहानी अपने परिवेश तथा तत्कालीन समाज की संवेदनाओं को भी व्यक्त करती है, और कहानी निश्चय ही एक अविस्मरणीय कहानी कही जा सकती है, जिसमें नायक लैना सिंह ने अपने प्रेम के लिए वचन निभाने हेतु अपना उत्सर्ग कर दिया था। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग के तत्कालीन परिवेश की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि अंग्रेजों ने यहाँ तैयार कच्चा माल का आयात किया तथा अपने यहाँ तैयार माल को यहाँ निर्यात किया। मतलब हमारा ही कच्चा माल वो ले जा रहे हैं और वहाँ अपने ही शहर में जाकर के बनवा रहे हैं और फिर हम ही को आकर के यहाँ पर बेच रहे हैं। तो भारत का उपयोग उन्होंने एक बाजार के रूप में किया और हमारा लगातार वह शोषण करते रहे। इसका दूसरा उदाहरण भी आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार वो बताता है कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। जब बोधा सिंह बहुत बीमार होता है तो वह कहता है कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही तो आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं। यहाँ विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं। इस पंक्ति पर अगर ध्यान देते हैं आप तो ये देखिए कि ये परिवेश भारतीय किसानों कामगारों की त्रासदीपूर्ण जीवन के एक अहम पहलू की ओर इशारा करती है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी और इसके अतिरिक्त एक प्रमुख व्यावसायिक फसल नील की थी। यह अंग्रेजों को बहुत पसंद था और अंग्रेजों ने अन्य फसलों की तुलना व्यावसायिक फसलों पर विशेष ध्यान दिया। यह उनकी रणनीति का एक बहुत प्रमुख हिस्सा था। यही कारण है कि स्वेटर तथा जर्सी और गर्म कपड़े विदेशों से तैयार हो करके भारत में आ रहे थे और फिर हम इन्हें खरीद रहे थे। इसी कहानी में दिया सलाई शब्द का भी बार बार प्रयोग हुआ है और जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस समय दिया सलाई जैसी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योगों के तौर पर बन रहे थे। तो यहाँ पर मुझे गणानंद की एक पंक्ति याद आती है कि अति सूधो सने को मारक है, मानुष प्रेम भऊ, बैकुंठी प्रेम की चाहत है त्याग। प्रेम हमेशा त्याग चाहता है, इसमें अपने को सर्वांश में देना होता है, कहीं भी कभी भी अपने को उत्सर्ग करना पड़ सकता है। इस कहानी के माध्यम से नारी में उत्पन्न व्यक्ति स्वतंत्रता की भी एक नई चेतना को गुलेरी जी ने जागृत किया। परंपरा के प्रति भी उन्होंने विद्रोह, सामाजिक रूढ़ियों पर भी उन्होंने प्रहार किया है। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में नए पुराने मूल्यों का संघर्ष उभर कर सामने आया। ये सब भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इस प्रकार ये जो कहानी है आज भी हमें जीवंत लगती है, आज भी हमें प्रासंगिक लगती है और बहुत सारे प्रश्न आज भी हमारे मस्तिष्क में विचरण करते रहते हैं कि ये कहानी हमें जब अगली बार पढ़ेंगे तो पता नहीं हमें क्या नया फिर से हमें जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार कहानी के भाग 1 और भाग 2 में हमने इस कहानी के बारे में बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानने की चेष्टा की है। आप इस कहानी को और भी अच्छे तरीके से पढ़िए तो आपको अच्छे से और समझ में आएगी। अब अंतिम समय में लैना सिंह और उसने कहा था, अंतिम स्थिति में है वो और उसने कहा था, उसे आप अपनी स्मृतियों में वह संजोए हुए हैं और अब अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। नमस्कार।